गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर गद्य करने का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत, इसके लेखक है राम वृक्ष वेणुपुरी। तो आइए देखते हैं बाल गोविंद भगत चैप्टर के माध्यम से राम वृक्ष वेणुपुरी जी ने क्या बताया है। बाल गोविंद भगत देखिए, ये कबीरदास जी के भक्त हैं, कबीरदास जी के अनुयायी हैं, कबीरदास जी के ही नियमों को मानते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है और इन्होंने अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट किया है। यहाँ पर देखिए क्या स्पष्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत, यहाँ इस पैराग्राफ के माध्यम से बाल गोविंद भगत जी का व्यक्तित्व स्पष्ट किया जा रहा है। क्या? बाल गोविंद भगत मंझोली कद के, कैसा उनका हुलिया है, कद उनका मझला है, न बहुत लंबे हैं न बहुत छोटे हैं, गोरे चिट्टे हैं, रंग उनका गोरा है, 60 के ऊपर उनकी उम्र है, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजुट नहीं रखते हैं, दाढ़ी या बाल बड़े बड़े नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता है। बालों में डाई वगैरह नहीं करते हैं, उनके बाल जो है सफ़ेद हैं, उसी से उनका चेहरा जगमगाता रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं, कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी जो कान से खुली हुई होती है, ऐसी टोपी वो पहनते हैं। जब जाड़ा आता है तो एक काली कमली ओढ़ लेते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी यू शेप में रामानंदी तिलक लगाए रहते हैं, जो नाक के छोर से औरतों के टीका की तरह ऊपर तक होता हुआ जाता है। गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला बांधे रहते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। उनका हुलिया देख करके आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो एक साधु थे, वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे। साधुओं जैसा जीवन जीते थे, लेकिन थे वो गृहस्थ व्यक्ति। क्या था उनका? बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, लेखक कहते हैं कि उनकी पत्नी का तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उनके बेटे और बहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी उनके पास, एक साफ सुथरा पक्का मकान भी था। थोड़ी सी खेती थी जिससे उनका काम चल जाता था और एक मकान था, किंतु खेती बाड़ी करते हुए परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। खेती बाड़ी भी थी, परिवार भी था उनके पास, फिर भी वो एक साधु की तरह जीवन जीते थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, पूरी तरह से उनका व्यक्तित्व, उनका रहन सहन साधुओं जैसा था, लेकिन कबीर को साहब मानते थे। मैंने पहले ही बताया है कि वो कबीर को ही अपना ईश्वर मानते थे, उन्हीं के अनुयायी थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच, स्पष्टवादी थे। जो कुछ उनके मन में आता था तुरंत कह देते थे, न किसी से खाम का झगड़ा मोल लेते थे, झगड़ालू नहीं थे, शांत प्रवृत्ति के थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, बिना पूछे किसी की चीज़ यूज़ नहीं करते थे। ना इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि उनकी सब उन लोगों को कौतूहल होता था। उनके ऐसे व्यवहार को देख करके लोग परेशान हो जाते थे, व्यथित हो जाते थे कि आखिर ये क्या है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जैसा व्यक्तित्व बाल गोविंद भगत का था। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। गाँव के परिवेश का वर्णन है इस पूरे चैप्टर में। तो खेतों में प्रायः लोग पहले जाया करते थे शौच के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये दूसरे के खेत में शौच के लिए भी, समझ लीजिए ऑनेस्टी कितनी कूट कूट के भरी थी इनके अंदर, तो इतनी बारीकी तक ले जाते कि लेकिन उनकी सभी चीज़ें साहब की थी। वह गृहस्थ तो थे, लेकिन उनकी सभी चीज़ें साहब कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी को अपना ईश्वर की तरह मानते थे।
जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। उनके खेती में जो भी अनाज वगैरह उत्पन्न होता था उसको लाद करके पहले कबीर के मठ में ले जाते थे और उसके बाद वहाँ से लाते थे। उनके घर के 4 कोस दूर पर था वो मठ। कबीर पंथी मठ से मतलब है वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर और फिर प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता, उसे घर ले आते और उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। इतने संतोषी थे, बाकी कुछ भी नहीं कहीं से खरीदते थे। पहले कबीर मठ में ले जाते, उसे रखते, वहाँ से प्रसाद के रूप में जो भी अनाज उन्हें मिलता था उसी से साल भर अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से वो प्रसाद के रूप में खाते थे। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, उनके मधुर गान पर। लेखक कहते हैं ये सब तो था ही, सबसे बड़ी बात थी उनके मधुर गान की विशेषता। बहुत ही मीठा गाते थे, मैं उस पर सबसे ज़्यादा मुग्ध था जो सदा सर्वदा सुनने को मिलता था। हमेशा गाते रहते थे कबीर के वो सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीरदास जी के पदों को वो गाते थे और जब वो गाते थे तो उनके मुखार बिंदुओं से वो पद निकलकर ऐसे लगता था, इतना मधुर गाते थे, इतनी सुरीली उनकी आवाज़ थी कि ऐसे लगता था कि उनमें जान आ गई, उन पदों में जान आ गई है। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा हुआ है। देखिए आषाढ़ मास का वर्णन, यहाँ पर कई ऋतुओं का वर्णन हुआ है इस चैप्टर में। तो अभी हम आषाढ़ मास यानी कि जुलाई का महीना है। आषाढ़ मास रिमझिम बारिश हो रही है, पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है। उस समय धान की खेती होती है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। पानी भर दिया जाता है सभी खेतों में, बच्चे, किसान के बच्चे खेतों में जा जाकर उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ों पर बैठी हुई हैं। कलेवा मतलब किसानों को खाने के लिए भोजन, जो खेतों पर काम कर रहे हैं उनके घर की महिलाएं उनको खाना बनाकर वहीं ले जाती हैं खेतों में। वो लोग काम करते करते वहीं खा लेते हैं और फिर काम में जुट जाते हैं। आसमान बादल से घिरा है, बारिश का मौसम है। आषाढ़ के महीने में घनघोर बारिश होती है। तो आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। मौसम पूरी तरह से बरसात का है, बादल घिरे हुए हैं, पानी खेतों में भरा हुआ है, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर आई हुई हैं और धूप नहीं है, बादल घिरे हुए हैं, ठंडी पुरवाई हवा चल रही है। ऐसे ही हमें आपके कानों में एक स्वर तरंग सुनाई देती है। माहौल, मौसम का अनुमान कीजिए कितना अच्छा रहा होगा। तो इस तरह से इसी बीच में एक स्वर तरंग सुनाई देती है। ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है, मेरी समझ से आप समझ चुके होंगे वो स्वर तरंग किसकी हो सकती है। मतलब बाल गोविंद भगत जी की स्वर तरंग सुनाई देती है। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना नहीं पड़ेगा। ये किसकी स्वर तरंग है ये बताना। बाल गोविंद भगत समूचे शरीर कीचड़ में लिथड़े। बाल गोविंद भगत उस समय क्या कर रहे हैं, पूरा शरीर, जब धान की रोपनी होती है तो वो कीचड़ में एक एक बाली को लगाया जाता है, एक एक पेड़ को पंक्तिबद्ध करके लगाया जाता है। बाल गोविंद भगत जी इस समय वही कार्य कर रहे हैं। पूरा शरीर उनका कीचड़ में लिथड़ा हुआ है, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी मीन्स धान के टुकड़ों को पंक्तिबद्ध लगा रहे हैं और उससे जब वो बड़े होते हैं तो एक एक पेड़ से बहुत शाखाएं निकलती हैं और बहुत सारी बालियां निकलती हैं। इस तरह से धान की फसल होती है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। जैसा मैंने बताया कि पंक्तिबद्ध लाइन में, पंक्तिबद्ध एक लाइन में, सीक्वेंस में पौधों को पंक्तिबद्ध लगा रहे हैं, खेत के धान के पौधों को। और उसके साथ ही क्या कर रहे हैं, दूसरा काम,
उनका कंठ मीन्स गला एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर ऊपर से स्वर्ग की ओर भेज रहा है। उनके संगीत का एक एक शब्द ऐसा लग रहा है कि सीधे स्वर्ग से पहुंच रहा हो, स्वर्ग में पहुंच रहा हो, यानी सीधे भगवान से बात वो कर रहे हो। ऐसा इतना सुरीला भाव प्रकट कर रहे हैं वो अपने संगीत के माध्यम से। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी उनका स्वर जो है आरोही क्रम में जो होता है ऊंचा उठता है वो ऊपर भगवान के पास सीधे जाता है, और जो अवरोही क्रम में होता है वो पृथ्वी पर रह रहे लोगों के कानों में पड़ता है। कोई भी संगीत होता है, किसी को तेज गाया जाता है, किसी को धीमे गाया जाता है। इस तरह से उतार चढ़ाव के भाव से बाल गोविंद भगत जी अपने संगीत की स्वर मुद्रिका को लोगों के सामने प्रकट करते हुए काम कर रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं। मेड़ पर खड़ी हुई औरतों के कांप उठने लगते हैं ऊँट। औरतें जो मेड़ पर खड़ी हैं उनका संगीत इतना सुरीला है जिसे सुनकर उनके ऊँट कांप उठने लगते हैं, रोवे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम अभिवादन करने लगता है बाल गोविंद भगत का कि कितना सुरीला है इनका कंठ और किस तरह से वो पूरा माहौल संगीतमय कर देते हैं। बच्चे गुनगुनाने लगते हैं, महिलाएं गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल तेजी से उठने लगते हैं। कहते हैं गाते हुए कोई काम करिए, काम को पता नहीं चलता है कब वो पूरा हो गया। हलवाओं के कदम ताल तेजी से चलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। जो लोग रोपनी कर रहे होते हैं, धान को पंक्तिबद्ध लगा रहे होते हैं, फसल को तैयार करने के लिए लगे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी उंगलियां बड़ी तेजी से काम करने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू, इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। तो बच्चों, आपने समझा कि बाल गोविंद भगत किस तरह से संगीत की स्वर लहरियाँ छेड़ते हैं, पूरा माहौल संगीत में बना देते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने बाल गोविंद भगत का हुलिया, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, बाल गोविंद भगत आषाढ़ मास का वर्णन के द्वारा आषाढ़ मास का वर्णन 3 टॉपिक्स हम लोगों ने आज के वीडियो में क्लियर किया। एक बार पुनः मैं रिपीट करती हूँ, बाल गोविंद भगत का हुलिया कैसा था। देखिए, वो गोरे चिट्टे मंझले कद के, उम्र उनकी 60 वर्ष थी, बाल सफ़ेद थे, जटाजट नहीं रखते थे। उनके बाल जो सफ़ेद थे वही उनके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते थे। गले में तुलसी की माला, मस्तक में रामानंदी तिलक, कनफटी टोपी, शरीर में केवल एक लंगोटी और कुछ भी नहीं था। इस तरह से वो अपना हुलिया बनाया। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे साधु हों, लेकिन वो साधु नहीं, गृहस्थ व्यक्ति थे। और उनका व्यवहार कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो बिना पूछे किसी से एक भी चीज़ लेते नहीं थे, बिना और किसी की खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सदैव सत्य बोलते थे। कबीरदास जी को अपना ईश्वर मानते थे और वो उनके खेतों में जो भी उत्पन्न होता था उसे वो पहले कबीर मठ में ले जाते थे, तत्पश्चात उसे प्रसाद समझकर उसी से अपना पूरे साल का जीवन यापन करते थे। ऐसा था उनका व्यक्तित्व। तीसरे पैराग्राफ में यहाँ उन आषाढ़ मास का वर्णन किया गया। आषाढ़ मास मतलब जुलाई का महीना, वर्षा ऋतु का मौसम है, बादल घिरे हुए हैं और वहाँ खेतों में बाल गोविंद भगत के द्वारा धान की रोपनी की जा रही है। धान रोपनी के साथ वो आषाढ़ मास में बहुत ही सुंदर सुरीले कंठ के माध्यम से बहुत ही सुंदर गीत का गायन कर रहे हैं, जिसको सुनकर हलवाओं के कदम तेज तेज चलने लगते हैं। मेड़ पर बैठी हुई महिलाएं गुनगुनाने लगती हैं, बच्चे झूमकर नाचने लगते हैं और जो रोपनी का कार्य कर रहे होते हैं उन लोगों की उंगलियां बड़ी तेजी से चलने लगती हैं। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। बाल गोविंद भगत का हुलिया, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व और आषाढ़ मास का वर्णन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का वर्णन
पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।